नमस्कार, मैं राजकुमार आप सभी का लर्निंग विद राजकुमार यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इस चैनल के माध्यम से सीटेट के सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आज इस कड़ी में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट का वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लें। फर्स्ट चैप्टर का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो सबसे पहले जानिए कि जो आखेट शब्द है, आखेट का मतलब क्या होता है। आखेट का मतलब होता है क्या, शिकारी। आखेट का मतलब क्या होता है, आखेट का मतलब होता है शिकारी। खाद्य संग्रह, खाद्य संग्रह से मतलब क्या होता है, जो भोजन है, भोजन को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। से भोजन उत्पादन, भोजन उत्पादन से मतलब क्या है, कृषि करना। कृषि करना मतलब फसल उगाना। तो इस चैप्टर में आज जानेंगे हम किस प्रकार से आरंभिक मानव ने जो शुरुआत में आर्किटेक्ट था, आर्किटेक्ट से उसका जो कृषि तक का जो सफर है वो किस प्रकार से तय हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनसीईआरटी की विशेषता होती है कि हर अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न के साथ की जाती है। तो इस अध्याय की शुरुआत भी की गई है तो साल की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले से रेल यात्रा करनी शुरू की थी। तो ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ वही लाइन अंडरलाइन करेंगे, वही लाइन जो जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं या फिर प्रश्न पूछने की संभावना है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो रेल यात्रा की शुरुआत है वो कितने वर्षों से शुरू हुई है। लगभग 150 साल से। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में जो प्रथम रेल थी वो कब चली थी, 1853 में, जो कि मुंबई और थाने के बीच में चली थी। तो यहां से पूछा जा सकता है कि भारत में जो रेल यात्रा है ये कितने समय से चल रही है, कितने सालों से चल रही है। तो मात्र 150 साल से। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है। ये पूछा जा सकता है कि जो बस यात्रा है, बस यात्रा भारत में पहले आरंभ हुई या फिर आपकी रेल यात्रा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बस यात्रा है ये रेल यात्रा के बाद शुरू हुई थी। तो सार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ये नहीं करते थे, क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक जगह पर बिता दिया करते थे। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। पुराने समय पर भी लोग यात्रा करते थे, लेकिन जो उनकी यात्रा थी, यात्रा की इतनी रफ्तार नहीं थी। उनकी जो यात्रा है, या तो यात्रा को क्या करते थे, जो बैलगाड़ी है या फिर वो पैदल यात्रा करते थे। तो देखिए आगे क्या दिया है इसमें। यहां से सिर्फ एक ही प्रश्न बन सकता है आपका कि जो रेल यात्रा है, तो आपको ध्यान रखना है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। यह आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। देखिए, जो आरंभिक मानव, इसमें आप पहले समझ लीजिए कि जो ये अध्याय आपका पाषाण काल से संबंधित है। पाषाण काल वह काल है इतिहास का जिसमें मानव के द्वारा जो औजार थे, औजार जो बने हुए थे, वो औजार किसके बने हुए थे, वो पत्थर के बने हुए थे। और पाषाण का मतलब क्या होता है, देखिए जो पाषाण है, इस पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर। इस चैप्टर में भी चर्चा की गई है अगाड़े। तो इस चैप्टर में जो पूरी चर्चा की गई है वो पाषाण काल की चर्चा की गई है। और जो पाषाण काल है, इस पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नव पाषाण काल। आगे चर्चा होगी तो आपको सब चीजें समझ में आएंगी। देखिए, यहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। यहां से सीटेट की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रहा करते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने लाख साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर 20 लाख साल से लोग रह रहे हैं। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो नाम है ये आखेटक खाद्य संग्रह, ये नाम क्यों दिया गया उनको, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, देखिए जो आखेटक शब्द है,
जो आर्किटेक्ट शब्द है, इस आर्किटेक्ट शब्द का मतलब क्या होता है? शिकारी। वे क्या करते थे? वे खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा क्या करते थे। इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? इसीलिए उन्हें कहते हैं आखेटक खाद्य संग्रह। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि आखेटक खाद्य संग्रह क्यों कहा जाता है आरंभिक मानव को? क्योंकि वो भोजन का उत्पादन नहीं करते थे, वो जो जंगली जानवर हैं, जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, उनका क्या करते थे? शिकार करते थे। या फिर जो आपके फल फूल हैं और जो दाने हैं, जो पौधे पत्तियां हैं, उन्हें वो जंगल से इकट्ठा करते थे, कलेक्ट करते थे। यहाँ को ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। आखिर खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। यहाँ पर 4 कारणों की चर्चा की गई है और एक एक का हम अध्ययन करते हैं और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। शायद ये आपको क्लियर दिख रहा होगा और जूम कर लेते हैं थोड़ा। देखिए पहला कारण क्या है? पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। अब देखिए जो आरंभिक जो मानव था वो आर्किटेक्ट था, यदि वो एक लंबे समय तक एक ही जगह पर रहेगा तो क्या होगा? उससे जो वहां के पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, उनको मारकर वो क्या कर जाएगा? खा जाएगा। तो क्या हो जाएंगे? वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तो पहला कारण तो ये हो गया। अब देखिए सेकंड कारण क्या है? देखिए दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। अब देखिए जो जंगली जानवर हैं या फिर जो शाकाहारी पशु हैं, वो भी क्या करते थे? वो अपना चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। और जो आरंभिक मानव था वो उनका क्या करता था? शिकार करता था। इसलिए उनका पीछा करते हुए भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करता था। तो ये 2 कारण हो गए आपके, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए आपके सामने तीसरा कारण है। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। अब ये आप बात सभी जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो फल फूल होते हैं, उन सभी में जो उनका जो फल फूल आने का जो समय है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते होंगे। चौथा कारण, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। आप सभी जानते हैं कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है और जो पानी है, पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी भी नहीं सूखता। कुछ झीलों नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। अब देखिए जिन झीलों नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, तो जब बारिश का मौसम समाप्त हो जाता है, जब गर्मी का मौसम होता है, तो उन्हें जो आरंभिक लोग थे, उन्हें उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना होता था। इसलिए ऐसी झीलों नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ये 4 कारण हैं जिनके कारण आरंभिक मानव को क्या करना होता था? इधर उधर घूमना पड़ता था। अब देखिए जो अगली हेडिंग है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। इससे पहले अध्याय 1 में हम पढ़ चुके हैं कि जो अतीत के बारे में हम जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अतीत के बारे में हम जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उस समय पर जो लिखी गई किताबें थी, जो पांडुलिपियां थी, उनका अध्ययन करके, अभिलेखों के माध्यम से, और जो पुरातत्वविदों को जो पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनका अध्ययन करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे हम? आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविद का मतलब क्या होता है? जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्रह किया करते थे। देखिए पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनका इस्तेमाल कौन करते थे? आखिर तक खाद्य संग्रह। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। अब देखिए जो लकड़ियों के औजार थे तो समय के साथ क्या हो गए? वो नष्ट हो गए। लेकिन जो पत्थरों के औजार थे वो क्या है? वो आज भी बचे हुए हैं और इन्हीं से हमें जो आखिर तक लोग थे
जो आरंभिक मानव थे उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। देखिए, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। अभी आपको ध्यान रखना है कि जो आरंभिक मानव के जो औजार थे, जो कि हड्डियों, लकड़ियों और पत्थर के बने हुए थे, उनका इस्तेमाल किसके लिए करते थे? फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे मतलब हैंडल लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो बस यहाँ से आपसे यही पूछा जाएगा कि जो आरंभिक मानव था वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमा करते थे। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, ये चित्र भी देख लेते हैं हम। देखिए, ये पत्थर का औजार है एक, और इस पत्थर के औजार से क्या कर रहा है मनुष्य। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक पेड़ है और इसकी पेड़ों की जो जड़ है, इन जड़ों को क्या कर रहा है, खोद रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मनुष्य का हाथ है और यहाँ पर एक पत्थर से क्या कर रहा है, वो इस पेड़ की जड़ों को खोद रहा है। और यहाँ पर जो पशुओं की खाल है, जानवर की खाल है, उससे क्या कर रहा है, उसे वो वस्त्र सिल रहा है। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। अब देखिए, जो पत्थर हैं, इन पत्थरों से ही जितने भी उनके दैनिक कार्य थे, वो सभी दैनिक कार्यों को पत्थरों के औजार से किया करते थे। यहाँ से बहुत कम चांस है आपके प्रश्न पूछने के, हम आपको बता देंगे जहां से प्रश्न पूछा जाएगा। रहने की जगह निर्धारित करना। अब देखिए, जो आरंभिक मानव है, मनुष्य है, वो भारत के किन किन स्थानों पर, किन किन क्षेत्रों में रहते थे। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। मानचित्र 2 को देखो। देखिए, हमने आपको कल भी बताया था कि एनसीईआरटी में जितने भी मानचित्र हैं उन सभी का अध्ययन आपको बहुत ही अच्छे से करना है, वहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे प्रस्थल हैं जहां पर आखिरतक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। अब देख लीजिए, इसमें लाल त्रिकोण वाले कौन से स्थल हैं, शायद आपको दिख रहा होगा और जूम करते हैं हम। ये भारत का मानचित्र है। देखिए, ये क्या है आपका भीमबेटका, हुंसकी और कुरनूल। आपको ध्यान रखना है, भीमबेटका, हुंसकी और कुरनूल ये कैसे स्थल हैं? ये आपके प्रापाषाणिक स्थल हैं। प्रापाषाणिक प्रास्थल है, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से कौन सा स्थल प्रापाषाणिक स्थल है। तो आपको ध्यान रखना है, भीमबेटका, हुंसकी और कुरनूल गुफाएं ये क्या है, ये आपके प्रापाषाणिक प्रास्थल है। और जो बाकी के हैं आपके, जो कि नीले कलर में दिखाए गए हैं वर्ग के रूप में, ये सभी क्या है, ये आपके नपाषाणिक स्थल हैं। अभी अगर चर्चा करेंगे, अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि भीमबेटका, हुंसकी और कुरनूल ये क्या है आपके, ये आपके प्रापाषाणिक स्थल है। यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। हम बस वही चर्चा कर रहे हैं जो सीटेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी और भी कई स्थानों पर आखिर तक खाद्य संग्रह रहते थे। ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ आपकी भीमबेटका, हुंसकी और कुरनूल गुफाओं में क्या थे, आखिर तक रहते थे। इनके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में भी आपके आखिर तक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई प्रास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। अब देखिए, जो प्रास्थल हैं ये आपके नदियों के किनारे पाए गए हैं। जो आपका भीमबेटका है, ये भीमबेटका किस नदी के किनारे है, ये आपका नर्मदा नदी के किनारे है। ये आपका नर्मदा नदी के किनारे है। और हमने आपको कल बताया था कि नर्मदा नदी के किनारे पर जो लोग हैं ये कई लाख वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भीमबेटका है, भीमबेटका किस नदी के किनारे है आपका, ये नर्मदा नदी घाटी में आता है। देखिए, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। देखिए, अभी हमने आपको शुरुआत में बताया था कि ये जो पूरा अध्याय है, इस अध्याय का जो पाषाण काल से संबंध है। और इसको पाषाण काल क्यों कहते हैं, इसको पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय जो उपकरण बने थे वो सभी उपकरण किसके थे, पाषाण पत्थर के थे। तो लोग ऐसे स्थानों पर रहा करते थे जहां उन्हें अच्छे किस्म के क्या हो, पत्थर मिल सके।
देखिए यहाँ पर भीमबेटका के बारे में जानकारी है और आपको ध्यान रखना है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। भीमबेटका, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भीमबेटका है ये आपका पुरापाषाणिक स्थल है। कैसा है आपका? पुरापाषाणिक। आपको ध्यान रखना है कि जो भीमबेटका है, भीमबेटका नवपाषाणिक स्थल नहीं है, ये कैसा है आपका? पुरापाषाणिक स्थल है। और ये कहाँ स्थित है? ये आपका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। इस परास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका भीमबेटका है, ये भीमबेटका किस नदी घाटी में आता है? तो ये आपका नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? क्योंकि यहाँ पर उन्हें आसानी से पानी मिलता था, इसीलिए जो अधिकांश लोग थे वो नदियों और झीलों के किनारे पर रहते थे। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भीमबेटका क्या है? भीमबेटका एक पुरापाषाणिक स्थल है और एक स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अब देखिए शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? पहले तो जो शैल शब्द है, इस शैल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चट्टान। क्या होता है? चट्टान। अब देखिए शैल चित्रकला क्या है? जो चित्रकला चट्टानों पर जो गुफाओं में मिलती है उसे क्या कहते हैं हम? शैल चित्रकला। एक शैल चित्र है और आप देख सकते हो यहाँ पर हिरण जैसे पशु को एक मानव के द्वारा, मतलब एक मानव वहां पर शिकार करता हुआ दिखाया गया है। और ये आपको क्या है? हिरण जैसा एक पशु है जिसे मनुष्य क्या कर रहा है? इसका शिकार कर रहा है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे, जिन गुफाओं में लोग रहते थे, उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में से मिले चित्र हैं। अब ये पूछा गया है कि जो शैल चित्र हैं, जो शैल चित्रकला के जो सुंदर उदाहरण है वो कहां से मिले हैं? ये आपके मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि जो शैल चित्र हैं इनमें जो जंगली जानवर हैं, जंगली जानवरों का सजीव चित्रण किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये पशु है, इस पशु को यहाँ पर भागते हुए दिखाया गया है। ये आपकी भीमबेटका की गुफाएं हैं। अब जानते हैं कि परास्थल क्या होता है, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। परास्थल, परास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है परास्थल किसे कहते हैं? परास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में भी उन्हें वहीं छोड़ गए थे। ठीक है, देखिए जहां पर लोग रहते थे उन्होंने औजार, बर्तन, इमारतें बनाई, वो किसी भी कारणवश उस स्थान को छोड़कर चले गए और जो उनकी वस्तुएं थी, जो औजार थे, वो वहीं पर रह गई। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन परास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया गया है। तो देखिए जो आपके परास्थल है, अभी हम अगले चैप्टर में, जो चैप्टर 3 है जिसका शीर्षक है आरंभिक नगर, उसमें हम सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करेंगे। आग की खोज, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है, यह महत्वपूर्ण है। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। एक बार दोबारा से मानचित्र देख लेते हैं हम। देखिए आपको जो मानचित्र है, मानचित्र का बार बार अध्ययन करना है, यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ये क्या आपकी कुरनूल गुफाएं हैं जो कि आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कुरनूल गुफाओं में हमें सबसे, मतलब सर्वप्रथम आग के साक्ष्य मिले। यहां से सर्वप्रथम आग के साक्ष्य, आग के साक्ष्य। अब आग के साक्ष्य कैसे मिले? वहां से हमको राख प्राप्त हुई है और राख तभी प्राप्त होगी जब वहां पर कभी आग लगी हो, वहां पर आग की जानकारी हो। यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए
मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, जो भी बताया हमने आपको। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, ये प्रश्न पूछा गया है कि जो राख के अवशेष हैं वो किस स्थान से प्राप्त हुए? कुरनूल गुफा। और आपको ध्यान रखना है कि जो कुरनूल गुफा है ये भी आपका कैसा स्थल है? ये आपका पुरापाषाणिक स्थल है। कैसा है? पुरापाषाणिक स्थल है, ये पूछा गया है। ये भी आपको पुरापाषाणिक में 3 स्थल याद रखने हैं, कुरनूल गुफा, भीमबेटका और हुंसकी। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा गया है कि क्या आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे? ये कथन सही है या गलत है? तो ये कथन बिल्कुल सही है, आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए आग का इस्तेमाल किया गया था। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? आप सभी कमेंट करके बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन ये आपकी परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। देखिए, हमने आपको कल भी बताया था कि एनसीईआरटी में जितने भी आपके बॉक्स दिए हैं वो बॉक्स क्या है? वो बॉक्स काफी महत्वपूर्ण है और इन सभी बॉक्स से क्या है? परीक्षा में प्रश्न पूछे गए। नाम और तिथियां, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से सीटेट की परीक्षा में 10वां बार प्रश्न पूछा गया है। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस काल के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। जैसे कि आरंभिक काल को वे प्रापाषाण काल कहते हैं। हमने आपको बताया था कि जो ये जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पाषाण काल कहते हैं। इसे हम समझ लेते हैं एक बार। देखिए, जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उसे क्या कहेंगे? हम उसे पाषाण काल कहेंगे। पाषाण काल। अब देखिए, जो पाषाण काल है, पाषाण काल का मतलब क्या है? ये मानव के इतिहास का वह काल है जिसमें मानव का जो औजार थे, मानव के जो औजार थे, ये औजार प्रमुख रूप से किसके बने होते हैं? ये औजार प्रमुख रूप से पत्थर के बने होते थे। किसके बने होते थे? ये प्रमुख रूप से किसके बने होते थे? पत्थर के। और पत्थर का ही जो शब्द है क्या? पाषाण। और जिस समय में मनुष्य ने पत्थर का उपयोग किया, पत्थर को औजारों के रूप में प्रयोग किया, जो वो समय, उस समय को क्या कहते हैं? हम पाषाण काल कहते हैं। और जो ये पाषाण काल है, इस पाषाण काल को हमने 3 भागों में क्या किया है? डिवाइड किया है। अभी पढ़ेंगे। जो पाषाण काल है, इस पाषाण काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका पुरापाषाण, पुरापाषाण काल, और एक है आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक है आपका नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। इनके जो समय है वो समय भी आपको ध्यान रखना है। जिस हिसाब से एनसीईआरटी में समय दिया है हम वही आपको बताएंगे, यही आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए, जो पुरापाषाण काल है इसका जो समय माना जाता है, ये माना जाता है आपका 20 लाख वर्ष से पहले से 12,000 वर्ष पहले तक। ठीक है, जो 20 लाख वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष पहले का जो समय है उसे क्या कहते हैं? हम पुरापाषाण काल। और जो मध्य पाषाण काल है इसका जो समय क्या है? ये आपका 12,000 से लेकर आपका 10,000 वर्ष पहले तक। ठीक है, वर्ष पहले तक। और आपको ध्यान रखना है कि जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल की जो शुरुआत होती है ये कब होती है? ये आपकी 10,000 वर्ष साल पहले से, वर्ष पहले से। और जो आपका पुरापाषाण काल है, इस पुरापाषाण काल को भी पुनः 3 भागों में क्या किया गया है? इसे 3 भागों में इसको भी डिवाइड किया गया है। ये क्या है आपके? निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल,
और फिर आपका उत्तर प्रापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल। बस ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से बहुत कम प्रश्न पूछे जाएंगे, बस प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे, डेट से संबंधित, और यही आपको सब चीज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देखिए हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। प्रारंभिक काल, आपको ध्यान रखना है कि जो प्रारंभिक काल है, प्रारंभिक काल को वे क्या कहते थे? प्रापाषाण काल। यह दो शब्दों, आपको ध्यान रखना है कि ये पूछा गया है कि जो प्रापाषाण काल है यह कितने शब्दों से मिलकर बना है? ये दो शब्दों, प्रा यानी प्राचीन, प्रा मतलब प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम प्रास्तरों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। इस काल को, इस समय को हम प्रापाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय जो हमें प्रास्तरों से जो जानकारी मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं, जो पुरानी चीजें मिली हैं, उनमें से जो अधिकांश जो औजार हैं वो किसके बने होते हैं? वो पत्थर के बने होते हैं। जो प्रापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यह भी हमने आपको बताया था, यह आपको ध्यान रखना है कि जो प्रापाषाण काल है ये कब से कब तक माना जाता है? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। और इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो आपका आरंभिक प्रापाषाण काल, मध्य प्रापाषाण काल और उत्तर प्रापाषाण काल या फिर युग। और देखिए ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। ये जो आपको तीनों लाइन है, ये पूरी आपको चारों लाइन याद रखनी है, यहाँ से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी में जितने भी बॉक्स दिए हैं, उन बॉक्सों में जो भी जानकारी दी है उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसको याद रखना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलती है, आपको ध्यान रखना है कि जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मतलब जो हमारा पर्यावरण है, हमारे पर्यावरण में जो परिवर्तन हुए, उस काल को क्या कहते हैं? उसे हम मेसोलिथ या फिर मध्य पाषाण युग कहते हैं। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि किस युग में, प्रापाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में या फिर नव पाषाण युग में पर्यावरण में बदलाव हुए थे। आपको ध्यान रखना है, तो हमारे पर्यावरण में जो बदलाव हुए थे वो मेसोलिथ का या फिर आपके मध्य पाषाण युग में बदलाव हुए थे। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो वह युग कौन सा जिसमें जो औजार थे पत्थर के, उनका जो आकार था वो क्या था? काफी बहुत छोटा था। तो किस युग में आएंगे वो? आपके मध्य पाषाण में। देखिए माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और लिथ का मतलब क्या होता है? पत्थर। वह युग जिसमें जो पत्थर के औजार थे वो काफी छोटे हुए थे, उसे क्या कहेंगे हम? लघु पाषाण। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे मतलब हैंडल लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। ये भी पूछा गया है कि जो आपकी हंसिया और जो आरी जैसे औजार हैं ये किस युग में इस्तेमाल होते थे? तो ये मध्य पाषाण युग में इस्तेमाल होते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। ऐसा नहीं है कि जो पुरापाषाण युग में जो औजार पत्थर के इस्तेमाल होते थे वो मध्य पाषाण युग में बंद हो गए थे। मध्य पाषाण युग में भी जो पुरापाषाण युग के जो औजार थे वो इस्तेमाल होते थे, लेकिन जो मध्य पाषाण युग की जो विशेषता है औजारों की वो क्या है? जो आपके औजार थे उन औजारों को क्या हो गया था? जो आकार था, जो साइज था वो क्या हो गया था? वो छोटा हो गया था। ये सभी प्रश्न पूछे गए, बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगले युग की शुरुआत, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। आपको ध्यान रखना है कि जो नव पाषाण युग है इसको क्या कहेंगे? इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। जो नव पाषाण युग है इसकी शुरुआत कब से होती है? 10,000 साल पहले से। नव पाषाण का क्या मतलब होता होगा, ये बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके नाम क्या रहे होंगे। ये बात सही है कि पुराने समय पर जो वर्तमान नगर है, शहर है, उनके नाम आज से 1 लाख वर्ष पहले क्या रहे होंगे तो उसकी तो जानकारी नहीं है, इसलिए हम जो वर्तमान के नाम है उन्हीं नामों का प्रयोग करते हैं।
आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी में जितने भी बॉक्स हैं, ये बॉक्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम आपको बता देते हैं कि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए या नहीं। बदलती जलवायु, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पर्यावरण की, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो पर्यावरण है, उसकी जो जलवायु है, ये कब बदली थी? लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। और उस समय कौन सा युग चल रहा था? उस समय था आपका मध्य पाषाण युग, और गर्मी बढ़ने लगी। देखिए क्या हुआ कि जलवायु में बड़ा बदलाव हुआ और टेम्परेचर था, जो गर्मी थी, बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। गर्मी बढ़ी और उससे क्या हुआ? कई घास के मैदान विकसित हुए। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो पर्यावरण है, इसमें बदलाव कब हुआ था? इसमें बदलाव हुआ था आपका 12,000 साल पहले। उस समय कौन सा युग था? उस समय था आपका मध्य पाषाण युग। यहां से पूछा गया है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों की पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो ये पूछ सकता है कि जो मछली है, मछली क्या मध्य पाषाण के समय में भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी, अंग थी? तो ये बात बिल्कुल सही है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से परीक्षा में पूछा जा सकता है। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आज के गेहूं, जौ और धान है, वो प्राकृतिक रूप से नहीं उगते हैं, उन्हें मनुष्य के द्वारा उगाया जाता है। लेकिन जो सबसे पहले के गेहूं और जौ और धान थे, वो प्राकृतिक रूप से उगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कृषक बनने की जो शुरुआत है, ये आपकी मध्य पाषाण युग के अंत में होती है। जो आपका पुरापाषाण युग है, पुरापाषाण युग में मानव ने सिर्फ क्या किया था? आग जलाना सीखा था। आपको ध्यान रखना है कि जो पुरापाषाण युग है, पुरापाषाण युग में मनुष्य ने आग जलाना सीख लिया था। और जो कृषक बनने की जो ये कहानी है, ये कब इसकी शुरुआत कब होती है? ये मध्य पाषाण के अंत में। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि मानव के द्वारा जो सबसे पहले जानवर पालतू बनाया गया, वो क्या था? तो क्या था? कुत्ते का जंगली पूर्वज, या फिर क्या कहेंगे आप, वो क्या था? पर कुत्ता था, जिसे मनुष्य ने सबसे पहले क्या बनाया था? पालतू बनाया था। धीरे धीरे लोग सबसे पहले क्या? कुत्ता, उसके बाद भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। आपको बस यहाँ से यही ध्यान रखना है कि जो मनुष्य के द्वारा जो सबसे पहले पालतू बनाया गया पशु कौन सा था? वो था आपका कुत्ता। और हमारी पृथ्वी में जो परिवर्तन, जो जलवायु में परिवर्तन हुआ, वो कब हुआ था? वो आज से 12,000 साल पहले हुआ था। उस समय युग कौन सा था? मध्य पाषाण युग था। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप बता सकते हैं और आपको कमेंट में बताना चाहिए। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? घरेलूकरण की प्रक्रिया। यहाँ पर भी ये बॉक्स है, हमने आपसे बार बार कहा है कि एनसीईआरटी में जितने भी बॉक्स हैं, उनका आपको अध्ययन बहुत अच्छे से करना है, वहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या कहते हैं? घरेलूकरण की प्रक्रिया। अब देखिए, जो घरेलूकरण की प्रक्रिया, इसका मतलब क्या है? जब से मनुष्य ने जो पशुओं को पालतू बनाया और कृषि को शुरू किया, तभी से क्या जो घरेलूकरण की प्रक्रिया वो शुरू हुई। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। अब देखिए, मनुष्य ने जिन जानवरों को पालतू बनाया, वो जंगली जानवरों से क्या थे? भिन्न थे। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे या जानवरों को लोग चयन करते हैं। देखिए, मनुष्य उन्हीं पशुओं को पालतू बनाता है जो उसके लिए क्या हो? उसके लिए जो उनके लिए हिंसक ना हो, जिनसे उनको कोई परेशानी ना हो।
उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन एक बार हम तभी पढ़ लेते हैं। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। तो ये आप बात को ध्यान रखनी है कि मनुष्य सिर्फ उन्हीं पशुओं को पालतू बनाता है जो अहिंसक होते हैं, मतलब वो उसके लिए हानिकारक नहीं होती हैं, जो उसको क्षति नहीं पहुंचाती। देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में, ये पूछा गया है, मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग कैसे होते हैं, इनके छोटे होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। यहाँ पर पालतू सुअर और जंगली सुअर के दांत दिखाए गए हैं, तो आप आसानी से देख पाएंगे कि जो छोटे वाले दांत हैं ये आपके पालतू सुअर के दांत हैं, और जो ये बड़े वाले दांत हैं किसके, आपके जंगली सुअर के दांत हैं। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पशुपालन और जो कृषि की शुरुआत है ये कब शुरू हुई थी, ये लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। और आपको पता है कि 12,000 साल से लेकर आपका जो 10,000 साल पूर्व का समय है, ये किसका समय है आपका, ये आपका मध्य पाषाण काल का समय है। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। ये भी परीक्षा में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है कि जो मनुष्य के द्वारा जो सबसे पहले फसल उगाई गई थी वो क्या थी, आपकी गेहूं और जौ थी। क्या थी, गेहूं और जौ। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते, और कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले फसल उगाई गई थी वो क्या थी, गेहूं और जौ। और जो सबसे पहले पालतू बनाए गए पशु कौन से थे आपके, सबसे पहले पालतू बनाया गया था आपका कुत्ता, और उसके बाद भेड़ बकरी। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए कई बार। और आपको देखिए चैप्टर वाइज, यदि आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आप सभी को कमेंट करके बताना है कि हम इसकी वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2024 तक जितने भी सीटेट का जो सेकंड पेपर हुआ है एसएसटी का, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को आपको सब्जेक्ट वाइज और उसके चैप्टर वाइज यदि क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, हम उसके भी वीडियो अपलोड करेंगे। देखिए अब नया टॉपिक शुरू होता है, इसमें नया पैराग्राफ है, एक नवीन जीवन शैली। अब देखिए एक नवीन जीवन शैली कैसे शुरू हुई। अब हम जान चुके हैं कि मनुष्य ने पशुपालन और कृषि सीख लिया है। यदि मनुष्य कृषि करेगा तो उसे एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप फसल बो दीजिए और अपनी फसल को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर शिकार करने के लिए चले जाइए लंबे समय के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको उसी स्थान पर रहना होगा जहां पर आपने अपनी फसल उगाई है। यही बताया गया है यहाँ पर। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। अब ये वक्त क्या हो सकता है, समय क्या हो सकता है, कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ महीने हो सकते हैं, या फिर कुछ साल का समय लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। यदि वो लंबे समय तक नहीं रहेंगे तो उनकी जो फसल है वो फसल क्या हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। उससे जो पशु पक्षी है वो नष्ट कर सकते हैं। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने मतलब उनमें पानी देना है, सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अब देखिए जो आपकी फसल पक कर तैयार हो गई है उसकी कटाई हो गई है। अब जो आपका उत्पादन हुआ है, जो अनाज है, उस अनाज को क्या करना है, उसको बहुत ही संभाल कर रखना था, उसका भंडारण करना जरूरी था, क्योंकि आपको उसको खाना भी था और आपको अगले वर्ष क्या आपको नई फसल भी उगानी थी। अनाज को भोजन और बीज, ये ध्यान रखना है,
अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों के इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। अब ये पूछेगा आपसे कि जो भंडारण, जो भोजन के भंडारण की बात है, जो भंडारण की जो अवधारणा है, क्या ये आपकी प्रापाषाण और मध्य पाषाण युग में थी? ये जो भंडारण की जो अवधारणा है, ये कब शुरू हुई? आपकी नव पाषाण काल में। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। ये किसके लिए किया गया? मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए। ये मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन इसलिए बनाए गए कि जो उन्होंने अनाज उगाया है उसे क्या कर सके, उसे स्टोर कर सके। टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे? देखिए, जो शिकारी थे और जो भोजन संग्रह करते थे, उन्हें बर्तनों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो शिकार करके लाते थे और उसका तुरंत क्या कर लेते थे, उसका उपयोग कर लेते थे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, ये बहुत आसान है। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि जैसे आपकी बकरी है, भेड़ है, उनसे हमको क्या होता है, दूध भी प्राप्त होता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशु पालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। देखिए, हम जो पशु पालते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो भोजन है उसका भंडारण होता है। हमें घी, दूध, दही ये किससे मिलता है? पशुओं से मिलता है। और बहुत सारे लोग जो मांसाहारी होते हैं उनको मांस का भी सेवन करते हैं। अब यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखना है। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। अब देखिए, जो आरंभिक कृषक थे और जो पशुपालक थे, अभी आपको ध्यान रखना है कि जो कृषि है और जो पशुपालन की जो प्रक्रिया है, ये कब शुरू हुई थी? आपकी मध्य पाषाण युग में शुरू हुई थी। और इसका जो टाइम कितना है, यहाँ से 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। मानचित्र 2, जो पृष्ठ संख्या 12 देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। अब यहां से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो नीले वर्ग है, मतलब अगर जो नव पाषाणिक स्थल है, कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखने। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है हर बार। और वो हमने आपसे बार बार कहा है कि जितने भी एनसीईआरटी के जो मैप हैं, मैप का आपको बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप एक बार ये संकेत देखिए, या मैप के नीचे संकेत दिए हुए हैं, इसे थोड़ा जूम करते हैं, आपको दिख गया होगा बहुत अच्छे से संकेत। देखिए, जो आपका ये रेड कलर का जो ट्रिंगल बना हुआ है, जो त्रिकोण बना हुआ है, ये आपके प्रापाषाणिक प्रास्थल है। और जो नीले वर्ग का जो ये नीला वर्ग है, ये क्या आपके नवपाषाणिक प्रास्थल है। और जो आपका ये ग्रीन कलर का जो वृत्त बना हुआ है, क्या आपके महापाषाणिक प्रास्थल है। या आपको तीनों प्रकार के प्रास्थल याद करने हैं, ऐसे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। देखिए, सबसे पहले जो प्रापाषाणिक प्रास्थल है, ये हम आपको बता चुके हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 3 है। भीमबेटका, हुंसकी और कुरनूल गुफाएं, ये क्या आपके प्रापाषाणिक प्रास्थल है। अब क्या पढ़ेंगे हम? नवपाषाणिक प्रास्थल। ये आपको याद रखने हैं, आप नोट कर लें, यहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे क्या है? बुरझोम। बुरझोम क्या है? बुरझोम एक नवपाषाणिक प्रास्थल है। उसी प्रकार से आपका मेहरगढ़, फिर आपका दाउजली हेडिंग, चिरांद, कोल्डी हवा, महागढ़ा। देखिए, कितने हो गए आपके? बुरझोम, मेहरगढ़, दाउजली हेडिंग, चिरांद, कोल्डी हवा, महागढ़ा। या को ध्यान रखना, ये सभी क्या है आपके? ये सभी आपके नवपाषाणिक प्रास्थल है। और फिर यहाँ पर आपके क्या हो गए? आपके हल्लूर और आपकी पेयमपल्ली, ये सभी क्या है आपके? नवपाषाणिक प्रास्थल है। यहां से आपको मेल करने के लिए दे सकता है, इनमें से कौन सा नवपाषाणिक प्रास्थल है, या फिर इनमें से कौन सा प्रापाषाणिक स्थल है। तो ये आपको सभी क्या करनी है? ये याद रखने हैं। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ हमें जो आरंभिक कृषक और जो आरंभिक पशुपालक थे, उनके रहने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। आपको ये मैप अच्छे से तैयार करने हैं। और ये जो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम इस पीडीएफ का लिंक दे देंगे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।
देखिए, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो आपके आरंभिक जो पशुपालक और जो कृषक थे, इनके जो साक्ष्य हैं, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो कहां पर है? आपके पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है, आधुनिक कश्मीर में और पूर्व तथा दक्षिण भारत में। जैसे कि जो आपका आधुनिक कश्मीर में क्या है? आधुनिक कश्मीर में आपका बुर्जहोम। आधुनिक कश्मीर में कौन सा है आपका? बुर्जहोम है। और पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कौन सा हो जाएगा आपका? मेहरगढ़। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कौन सा जाएगा आपका? मेहरगढ़। और पूर्वी क्षेत्र में कौन सा हो जाएगा आपका? पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा आपका दाउजलो दाउजलो हेडिंग। और दक्षिण भारत में कौन से हो जाएंगे? आपके दो हो जाएंगे आपके, कौन से? हल्लूर और पेयमपल्ली। हल्लूर और पेयमपल्ली कहां पर होंगे आपके? दक्षिण भारत में। यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, जो स्थल अभी हमने पढ़े, जिनमें आपका क्या कौन से पढ़े हमने? मेहरगढ़, बुरझोम, दार्जिलिंग हेडिंग, चिरांद, महागड़ा, कोल्डी हवा, हल्लूर, पेयमपल्ली, जो ये आपके 8 स्थल थे जिनका भी हमने मैप के माध्यम से अध्ययन किया था, ये वास्तव में कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं थी, इसका अध्ययन करने के लिए जो वैज्ञानिक है वो क्या करते हैं? खुदाई करते हैं। और खुदाई में क्या ढूंढते हैं? वो वहां पर पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। यदि हमें देखिए, यदि जो अनाज है, उस अनाज को यदि साबुत छोड़ दिया जाए तो कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है? वो नष्ट हो जाता है। यदि वो किसी कारणवश उसे जला दिया गया है या फिर वो जल गए हैं, तो जो जले हुए अनाज के दाने जो प्राप्त होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं वो ये पता कर लेते हैं कि ये किस फसल के दाने हैं। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं और फिर इसी से हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि उस क्षेत्र से उस फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, स्थायी जीवन की ओर का मतलब क्या है? अब लोग क्या करने लगे? अब लोग मतलब अपना घर बना के, झोपड़ी बनाकर एक स्थान पर रहने लगे। यहाँ से हमें जम्मू कश्मीर में बुरझोंग से साक्ष्य मिले हैं, यह ध्यान रखना है। पुरातत्वविदों को कुछ प्रस्थलों पर झोपड़ियों और देखिए, पुरातत्वविदों को कुछ प्रस्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी झोपड़ी और घरों के जो निशान है कहां से मिले हैं? जैसे कि बुरझोम, और ये बुरझोम कहां पर है? आपके वर्तमान कश्मीर में है। ये कई बार पूछा गया है और ये भी पूछा है कि किस स्थल से झोपड़ियों और घरों के साक्ष्य मिले हैं, तो क्या होगा? आपका बुरझोम है। और ये बुरझोम कहां स्थित है? वर्तमान कश्मीर में। ये आपको याद रखने हैं। ये के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो गर्तावास के साक्ष्य कहां से मिले हैं? आपके बुरझोम से मिले हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या फिर बाहर खाना पकाते होंगे। जो सर्दी का मौसम होता होगा उस समय वो घर के अंदर खाना पकाते होंगे, और जो गर्मी का मौसम होगा उस समय वो घर के बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो प्रापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। अब ये आपको यह ध्यान रखना है कि जो नवपाषाण के जो औजार है उनकी विशेषता क्या है? जो पत्थर के औजार है उनको और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ध्यान रखना आपको। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो औजार पिछले समय में काम में लिए जाते थे, आज वर्तमान समय में वो काम में नहीं ली जाती। इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण क्या है आपका? यही है। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता था, और पहले समय में भी इनका उपयोग किसके लिए किया जाता था? अनाज को पीसने के लिए किया जाता था।
बस एक सेकेंड पानी पीते हैं थोड़ा। देखिए, नवपाषाण युग के पुरास्तरों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर आपको ध्यान देना है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, जो आपका एक मिट्टी का पात्र है, ये मिट्टी का पात्र किसका है? ये आपका नवपाषाण का है। नवपाषाण युग के पुरास्तरों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अब ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि जो मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन किस युग से प्राप्त हुए हैं? किस युग के हैं? मतलब नवपाषाण युग के हैं, मध्यपाषाण के हैं, प्रापाषाण काल के हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मिट्टी के बर्तन है, आपके नवपाषाण युग से संबंधित हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण का मतलब क्या होता है? इन पर डिजाइन की जाती थी। जैसे इस पे कुछ इस प्रकार से हम डिजाइन बना दे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अलंकरण हो जाएगा। इसको अलंकृत कर दिया जाएगा इस प्रकार से। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसी अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। अब आपको ध्यान रखना है कि जो कपड़े बुनने की जो प्रक्रिया है, ये भी आपकी नवपाषाण युग में ही शुरू हुई थी। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो कपास के साक्ष्य ये आपको किस युग से प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नवपाषाण युग। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो परिवर्तन है, परिवर्तन वो एक साथ नहीं होता, वो धीरे धीरे परिवर्तन होता है। सूक्ष्म निरीक्षण, यहां से परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा गया है। मेहरगढ़, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ एक नवपाषाणिक परास्थल है। प्रश्न में पूछा जाएगा क्या मेहरगढ़ एक प्रापाषाणिक परास्थल है? तो ये बात हो जाएगी गलत। मेहरगढ़ क्या है? मेहरगढ़ एक नवपाषाणिक परास्थल है। तो देखिए, मानचित्र 2 में देख लेते हैं कहां पर, एक बार थोड़ा सा ये मैप है आपका। देखिए, ये क्या आपका? ये आपका मेहरगढ़, और ये कहां स्थित है आपका? ये पाकिस्तान में स्थित है। जैसे ही आप ईरान को जाओगे, कहां पर? ईरान को, तो यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है बोलन दर्रा। तो ये बोलन दर्रे पर ही पड़ता है। ये परीक्षा में पूछा गया। ये क्या आपका? मेहरगढ़। ये भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पर इसका सूक्ष्म निरीक्षण दिया गया है, तो पढ़ लेते हैं। देखिए, मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। अभी हमने आपको बताया था कि जो मेहरगढ़ क्या है? मेहरगढ़ एक नव पाषाणिक क्या है? स्थल है, नवपाषाणिक पुरास्थल है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मेहरगढ़ क्या है, यदि आप ईरान जाएंगे, ईरान जाने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है वो क्या है? बोलन दर्रा। और ये बोलन दर्रे के पास स्थित है और एक हरा भरा समतल मैदान है। ये मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ये महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। वह स्थान कौन सा है जहां सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना शुरू किया गया? तो वो स्थान कौन सा हो जाएगा आपका? मेहरगढ़। या फिर ये पूछे कि वह स्थान कौन सा है जहां सबसे पहले भेड़ बकरी का पालन किया गया? तो कौन सा है आपका? वो होगा आपका मेहरगढ़। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है।
देखिए हम जो भी बता रहे हैं कि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ से सच में ही परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। जब हम आपको चैप्टर वाइज टेस्ट कराएंगे तो उस पर क्या होगा, उस पर हम डेट लिखेंगे कि किस डेट में प्रश्न पूछा गया है और वो किस साल में प्रश्न पूछा गया है। ये सब चीजें आप जब हम चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज करेंगे तो उसमें आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। इसलिए आपको एनसीईआरटी को पूरा पढ़ना है, इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरण, सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। देखिए इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना आपको, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। ये भी पूछा गया है कि किस नवपाषाणिक पुरास्थल से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, मेहरगढ़ होगा। ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं, आज भी लोग सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ये आपको ध्यान रखना है। अभी आएगा मेहरगढ़, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। ये प्रश्न पूछा गया है कि किस नवपाषाणिक पुरास्थल से साक्ष्य मिले हैं कि वहां पर एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा आपका मेहरगढ़। ये आपको ध्यान रखना है। मेहरगढ़ से कई प्रश्न पूछे गए हैं। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप अन्य किन टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।